निसंदेह भाजपा को वहाँ लाभ होगा। 71 लाख वोट यूपी में डुप्लीकेट वोट थे। हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री बने, योगी जी अपने दम पर मुख्यमंत्री बने इसमें, लेकिन दिल्ली में आप साथ के साथ हारोगे। कम से कम 6 सीट दिल्ली में हार जाएंगे, गठबंधन होती हार जाएंगे पक्का। बिल्कुल, पंजाब से कुछ नहीं आ रहा, हरियाणा की स्थिति खराब है। देखो, अगर ये सरकार प्योर मेजोरिटी में रिपीट करती है तो फिर तो आप हर चीज़ की उम्मीद करें जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्योर तानाशाही फासिज्म आप मान के चले। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। 2024 के चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और एक तरफ मोदी जी हैं जिनको फायर ब्रांड कहा जाता है, एक तरफ चाणक्य जी हैं, अमित शाह जी, उनको कहा जाता है राजनीति के चाणक्य हैं इस देश के। एक तरफ योगी जी हैं और एक तरफ मुझे लगता है सिर्फ राहुल गांधी हैं, क्योंकि और की भूमिका मुझे नज़र नहीं आती। कभी किसी का कुछ बयान आ जाता है, कभी किसी का कुछ बयान आ जाता है। अभी आपने अखिलेश यादव जी का बयान सुना कि हमें तो न्योता नहीं मिला। और जब घर वाले इस तरह करने लग जाए, जो इंडिया गठबंधन है, जब सबके इस तरह के बयान हो जाएंगे, तो मुझे लगता है सिर्फ राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुझे सटीक नज़र आते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकेश सलारपुरी जी हैं और 2024 के चुनाव को वो किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए और मुद्दे इंडिया गठबंधन क्या क्या लेकर आएगा, किन मुद्दों के ऊपर वोटिंग होगा, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत अनिल चौहान जी। क्या देख रहे हैं जी? अभी आपने देखा कि बिहार की राजनीति में पूरा एक सैलाब आ गया। नीतीश कुमार जी कुछ कह रहे हैं, फिर अमित शाह जी बयान में कुछ और कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत आपको नज़र आता है? देखिए अनिरुद्ध भाई, इंडिया गठबंधन मजबूत है, नो डाउट, पूरी तरह मजबूत है। ये लगभग 26 पार्टियों का गठबंधन था जिसमें एक चले गए, नीतीश जी चले गए। और स्थिति फ़िलहाल ये है कि अगर हम केवल बिहार की बात करें तो वहाँ 40 सीट हैं लोकसभा की और नीतीश के और भाजपा के पास 39 सीट थी फिलहाल। अब अगर वो गठबंधन में नीतीश जी गठबंधन के साथ रहते तो नो डाउट कि वहाँ स्थिति बिल्कुल पलटने वाली थी। लेकिन अब चूँकि वो वापस चले गए, क्यों वापस गए इस पर बीच में शायद सवाल अगर आएगा तो उसका भी जवाब दूंगा मैं आपको कि क्या स्थिति रही, क्यों चले गए। लेकिन अब वो चले गए, कुल मिलाकर के बात यह है कि कांग्रेस से कमजोरी किसी की भी रही हो। अब वहाँ स्थिति यह है कि भाजपा को कितना लाभ होगा। निसंदेह भाजपा को वहाँ लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गठबंधन को भी लाभ नहीं होगा। क्यों कि 39 सीट थी उनके पास, अगर वो इधर आते तो शायद वो 39 बहुत कम रह जाती। अब वो उधर गए हैं तो कितनी कम होंगी। मेरा मानना ये है कि फ़िलहाल 25 के करीब वहाँ नीतीश गठबंधन और भाजपा गठबंधन ले जाएगा, यानी लगभग ये मान के चलिए कि 14 सीट का उनको नुकसान वहाँ पे भी होगा। ये तो स्थिति बिहार की है। अब आप आ जाओ अखिलेश यादव के ऊपर। अखिलेश के और कांग्रेस के बीच में नो डाउट बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है और ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी 2017 के चुनाव में, जब यूपी का विधानसभा का चुनाव था कि 2 लड़के, एक नारा आया था 2 लड़के, राहुल ने कहा था लड़का अच्छा कर, उस पर बात भी आई थी, तो उनके वहाँ से अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन गठबंधन के राह में कुछ रोड़े कांग्रेस के अंदर कुछ संघी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में बात करते रहते हैं, तो उनकी वजह से कुछ अड़चने कुछ आई हैं गठबंधन में। उसमें कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा हुआ है। अभी जैसे आप बंगाल की बात करें, बंगाल में सबको दिख रहा बड़ी तलखी हुई कांग्रेस के और ममता के बीच में। ममता ने बयान दिया, कैडे बयान दिया कि 40 सीट भी नहीं आएंगी कांग्रेस की, वगैरह वगैरह बातें आई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने तो उससे पहले शुरुआत की थी झगड़े की। बीच में राहुल गांधी आए तो मामला शॉर्ट आउट हुआ, अब मामला बिल्कुल वहाँ सेटल है। तो गठबंधन मजबूती से चल रहा है। गठबंधन में सिर्फ एक आदमी गया, बाकी सब स्थिति ठीक है गठबंधन की, बहुत बुरी स्थिति नहीं है। बस एक चीज़ है कि चुनाव फेयर होना चाहिए। चुनाव फेयर हो सकता है? आपको लगता है कि साफ सुथरा चुनाव होगा? हाँ, जैसे जो फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कम से कम जो पिछली बार पहले चुनाव में होता चला गया वो तो नहीं होगा। अभी एक आज ही रिपोर्ट में देख रहा था कि प्रूफ किया उन्होंने, चुनाव आयोग के सुप्रीम कोर्ट में प्रूव किया, चंद्रचूड़ की पीठ के सामने प्रूव किया, कल ही प्रूव किया है कि 71 लाख वोट यूपी में डुप्लीकेट वोट थे। मतलब जो वोट कहीं की जगह बने हुए थे। जैसे आज सपोज करो केरला लोकसभा में चुनाव है, अगले चरण में दूसरी लोकसभा में चुनाव, तो जो वोट केरला में भी है वो वोट उधर भी वोट डाल ले, तो एक आदमी 4-4 जगह वोट था। ये भी खेल सामने आया। कुल मिलाकर के चुनाव को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं
और ये सुप्रीम कोर्ट चुनाव के बीच में मामला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस बार कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि चुनाव में इतनी बड़ी धांधली नहीं हो पाएगी। ये तो मैं कन्फर्म हूँ फिलहाल। अच्छा, उत्तर प्रदेश को किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही होकर ये राजनीति निकलती है पूरे देश की। उत्तर प्रदेश में कैसे रह सकता है, क्योंकि 2022 के चुनाव में दोबारा फिर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, योगी जी मुख्यमंत्री बने, योगी जी अपने दम पर मुख्यमंत्री बने। इसमें मेरे ख्याल से मोदी जी का किसी कोई रोल रहा नहीं है। उन्होंने सरकार चलाई, वो सरकार जनता को पसंद आई, वो जो भी उनका एजेंडा रहा होगा अलग चीज़ है, लेकिन वो काफ़ी कामयाब मुख्यमंत्री हुए हैं यूपी में फिलहाल, और इतने बड़े प्रदेश को ठीक चला रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें हैं लेकिन इनाल ठीक ही चला रहे हैं वो। तो यूपी में अगर गठबंधन में देखिए, आज अखिलेश है, कांग्रेस है और राष्ट्रीय लोकदल है, कुछ छोटे छोटे 1-2 दल और रहेंगे, तो इनके बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जो फिलहाल नज़र आता है लोगों को कि भाई रस्सा कसी है। हालांकि सच यही है कि कई महीने पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें एक पेंच था। पेंच ये था कि अगर अखिलेश आज डिक्लेयर कर दे गठबंधन है तो उन्हें ईडी का डर था। हालांकि अखिलेश अब उसका कर चुके हैं, फिलहाल इतना कुछ बचा नहीं है, लगभग फाइनल है इनका। ऐसे ही पंजाब में जैसा केजरीवाल के साथ में भी ऐसा ही है, वो जिस दिन करेंगे उनकी फिलहाल पहले ही ईडी पीछे पड़ी हुई है और उनके साथ में आता, तो सीट शेयरिंग का लेट जरूर हुआ है इनका, लेकिन हो जाएगा। मुझे लगता नहीं कि सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम इनकी आने वाली है, चूँकि राहुल बड़ा दिल दिखा रहे हैं हर जगह, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ भी पेंच फंसता है वहाँ बड़ा दिल दिखाते हैं और मामला शॉर्ट आउट करते हैं। तो यूपी में भी ठीक स्थिति रहेगी। मैं मानता हूँ कि अगर फेयर चुनाव होंगे तो लगभग 45 सीट के आसपास बीजेपी आकर रुक जाएगी। बस 45 पे ही बीजेपी 45-50 के बीच में रुक जाएगी। आप असल में ना अनिरुद्ध भाई, आप ये देखिए कि बीजेपी के पास 303 सीट हैं आज, सारी सीट उत्तर भारत की है। देखो, पंजाब को छोड़ दो, पंजाब में पहले भी वो गठबंधन में थे, वो उनका गठबंधन टूट चुका है। अब आप आइए हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, यूपी और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये स्टेट है। इनमें जो ज़्यादातर जगह इनके पास लगभग पूरी सीट है, पूरी की पूरी सीट है। 98% स्ट्राइक रेट इनका है उत्तर भारत में। उससे ज़्यादा सीट थोड़ी ना आ पाएंगी, कम हो सकती है, बढ़ेंगी तो नहीं ना। यूपी में आप कह सकते 62 से आप कितने 65 कर लोगे, लेकिन दिल्ली में आप 7 के 7 हारोगे। कम से कम 6 सीट आप दिल्ली में हार जाएंगे, गठबंधन होती ही हार जाएंगे पक्का। बिल्कुल, पंजाब से कुछ नहीं आ रहा, हरियाणा की स्थिति खराब है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सारी सीट भाजपा के पास है, इस बार तो नहीं आ पाएंगी। उत्तराखंड में भी स्थिति लगभग ये रहेगी, हो सकता है यहाँ लगभग ले भी जाए। तो इस बार जो उत्तर भारत में इनका पूरा स्ट्राइक रेट था उससे सीट कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। बिहार में घटेंगी, महाराष्ट्र में घटेंगी, साउथ में इनका पहले भी कुछ नहीं था, कर्नाटक में बिल्कुल खत्म हो जाएगा मामला, तेलंगाना में कुछ नहीं मिलता, तमिलनाडु में कुछ था नहीं, केरल में कुछ नहीं है, उड़ीसा बचा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? नवीन पटनायक के पास है। सरकार बदल के वो उधर चले जाएंगे, उनका पुराना रिकॉर्ड है। वो तो उड़ीसा के अलावा कोई मतलब ही रखते, उनकी तो मजबूरी भी है, चूँकि उड़ीसा एक ऐसा प्रांत है जहाँ आपदाएं बहुत आती हैं, वो तो केंद्र में मुनसर रहता है, डिपेंड रहता है केंद्र के ऊपर। जो इसकी सरकारों को उधर जाएंगे, इसमें कोई शक किसी को भी नहीं। तो सीट कहाँ से लाएंगे? जो 400 पार, 300 पार, 370 वगैरह वगैरह का आंकड़ा है, कहाँ से पूरा करेंगे? तो बीजेपी अगर फेयर चुनाव होता है, बहुत बुरी कंडीशन में है, बहुत बढ़िया कंडीशन में नहीं है आज की तारीख में। मोदी का जलवा कुछ नहीं चलने वाला भाई, मैक्सिमम जलवा चला हुआ है। 2019 का चुनाव एक असाधारण घटना थी, क्योंकि तब ये परसेप्शन बन गया था कि पहली बार किसी आदमी ने घर में घुस के पाकिस्तान को मारा। वो मारा है नहीं अलग बात थी, लेकिन एक चीज़ लगातार टीवी चैनल और मीडिया के जरिए एक फिनोमिना बना दिया गया था कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया। एक जोश था पूरा, वहाँ हमारे सैनिक मरे थे, उनकी डेड बॉडी जगह जगह इन्होंने उसका प्रदर्शन भी करा, सारे काम कराए थे। तो 6% वोट इनका बढ़ के मिला था इन्हें 14 के मुकाबले, है ना। इस बार तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस बार चुनाव कहाँ के टिकेगा? और उसमें आपने अधिकतम सीट आपके पास ऑलरेडी है। जो आपका मेन सेंटर है भाजपा का, साउथ में तो कुछ है नहीं ना इनका, मेन सेंटर में आपके पास पूरी सीट है, वो 303 बैठ रही हैं। अगर आपकी 30 सीट घट गई, बहुमत से आप दूर हो गए। 30 सीट तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल ही घटा देगा आपकी। उत्तर प्रदेश में भी तो घट सकती है। उत्तर प्रदेश में घटेंगी, दिल्ली में घटेंगी, हरियाणा में घटेंगी, पंजाब में घट ही रही है। हरियाणा में तो बड़ी खिलाफत है अभी भी, जबरदस्त। राजस्थान में सीट इस बार 50 पे आ जाएंगे, ये 50% पे। मध्य प्रदेश में स्थिति यही रहेगी। तो कहाँ से लाएंगे सीट? 370 के आंकड़े से मोदी जी को कुछ ज़्यादा ही प्यार है। धारा 370 और 370 सीट का इस बार भी कर रहे हैं ये, तो आएंगी कहाँ से सीट? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं किसी बीजेपी वाले आदमी से पूछता हूँ, भाई ठीक है 400 पार इस बार, ठीक है,
आपकी बात मैं मान लेता हूँ, आ जाएंगे, लेकिन कहाँ से आएंगे ये बताओ? इसका कोई जवाब नहीं है। अब है क्या, ये हल्ला मचाते हैं, फिर मैनेज करते हैं चुनाव को। पहले एक परसेप्शन बनाते हैं कि हाँ, जनता के दिमाग बिठाते हैं कि भाई इतनी सीट आ सकती हैं। जनता को ये तो पूछो भी कहाँ से आ सकती हैं। यूपी में अगर 80 सीट है तो उसमें 100 पे थोड़ी चुनाव लड़ोगे आप। हरियाणा में अगर 10 सीट है 10 पे तो लड़ोगे, 20 पे थोड़ी ना लड़ दोगे। दिल्ली में 7 सीट हैं, 7 सीट की दिल्ली की स्थिति मैं आपको बताऊं, दिल्ली में 5 सीट पे कांग्रेस नंबर 2 पे रही थी। 7 में से 5 पे कांग्रेस नंबर 2 पर रही, 2 पे आप नंबर 2 पर रही थी। अगर कांग्रेस का और आपका गठबंधन होता है तो वह क्या स्थिति रहेगी? सिमट जाएंगे वहाँ भी। ऐसे हरियाणा में भी होगा इस बार। तो सब जगह कंडीशन, सीट घटेंगी कि बढ़ेंगी? 30 सीट कम हुई, बहुमत के आंकड़े से दूर हो गए। तो मुझे लगता है 200, अगर फेयर चुनाव होता है तो 210, 215 मैक्सिमम के आसपास बीजेपी रहेगी। अब संभावनाएं है अगर 215-20 सीट ले आते हैं ये तो शायद सरकार बना लें, लेकिन सरकार फिर गठबंधन की बनेगी। और गठबंधन की सरकार में कम से कम ऐसे तो सरकार नहीं चलेगी जैसे अब चल रही है। यानी फिलहाल जो विपक्ष का मुख्य मुद्दा है वो डेमोक्रेसी बचाने का है। जो हर संस्थाओं पे ये कब्जा करते जा रहे हैं ना, जो 5 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, जी जी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जी, और पत्रकारिता, 5वां स्तंभ है जनता जी। आप 5 पे कब्जा करने के मूड में हैं तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी? तो फिलहाल मुख्य लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है। तो मुझे लगता है शायद इसमें कामयाब होगा विपक्ष। नहीं, ये जो चला हुआ है आप भी देख रहे होंगे, पत्रकारों के खिलाफ भी अब मुहिम छिड़ गई थी और कि इसके लिए भी कानून बनाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह का समय आ सकता है या फिर गठबंधन की सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होगा? देखो, अगर ये सरकार प्योर मेजोरिटी में रिपीट करती है तो फिर तो आप हर चीज़ की उम्मीद करें जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्योर तानाशाही, फासिज्म आप मान के चले। जैसा कि रूस की सरकार है, एक पार्टी सरकार है, वो ये चाहते हैं। दरअसल जब कहते हैं ना विपक्ष मुक्त भारत और लोग तालियां बजाते हैं तो वो दिमाग से पैदल लोग हैं। अगर ये इसका मतलब आप साफ कहिए कि हम डेमोक्रेसी मुक्त भारत चाहते हैं। विपक्ष होगा तो लोकतंत्र होगा ना। अगर विपक्ष नहीं फिर लोकतंत्र कहाँ होगा? तो हमें इस बात से दूर रखना चाहिए। जनता को सोचना चाहिए कि मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। अब जनता क्या फैसला करेगी, जनता जाने। लेकिन जैसे गठबंधन की जो टीम है उसमें भी तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने अपने घर भर रखे हैं, उनके ऊपर फिर ईडी का शिकंजा, CBI कुछ भी डाल देते हैं, फिर वो डर जाते हैं और बैठ जाते हैं। अब जनता को एक बात और देखनी चाहिए कि अगर कोई आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं बेईमान है, करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, जब वो बीजेपी में चला जाता है तब क्या ईमानदार हो जाता है? नहीं ना, नहीं ईमानदार होता ना। बिल्कुल। एक SSP है कहीं, आपने उस पर चार्ज है, करप्ट है, ये नाकारा है, फलाना है, दिमाग है, यहाँ से हटा दो। आपने उसे हटा दिया तो कहीं तो उसे लेके जाओगे ना। तो क्या वो तब नाकारा नहीं रहेगा? अगर वो सहारनपुर में कोई अधिकारी है वो नाकारा है तो वो मुजफ्फरनगर में जाकर नाकारा नहीं बचेगा क्या? तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। अगर कोई आज आदमी करप्ट है, ठीक है, आपको पता करप्ट है, तो उसे हटाइए ना। वो बीजेपी में जाकर कैसे ठीक ठाक हो गया? असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम बीजेपी लगाती थी, करप्ट हैं, बेकार हैं, नाकारा हैं। आज उनके मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को कल क्या कहते थे? नीतीश कुमार क्या है? और बहुत से लोग हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र में, आप उनके ऊपर ईडी थी, सब चीज़ थी, आज कहाँ है? वो डिप्टी CM है वहाँ के। तो क्या वो साफ सुथरे हो गए भाई? ये बात को जनता भी समझ भी रही है, देख भी रही है, और देखना भी चाहिए। जनता को सोचना चाहिए। तो एक आदमी करप्ट है तो हमेशा करप्ट है, तो बीजेपी में है चाहे वो विपक्ष में है, तो उसे किनारे कर देना चाहिए जनता को। ये ध्यान रखना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत जी कहते भी रहते हैं कि ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी, इधर से डाल लो उधर साफ। हाँ सही है। तो यही रहा है। गठबंधन की तरफ से कौन लगता है आपको जो चेहरा बनेगा कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? लगभग फाइनल हो चुका। अगर ये गठबंधन सत्ता में आता है तो शायद खड़गे साहब PM बनेंगे, और ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि पहली बार कोई दलित प्रधानमंत्री का नाम लेके चल रहे हैं। तो उसमें जो मायावती भी काउंटर हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि लगभग 20% वोट है दलित का। जब उन्हें ये लगेगा कि हमारा कोई आदमी PM बनने वाला है, नीतीश कुमार से अड़चन थे, वो हट गए दूर, उनके छोड़ के जाने की एक मेन वजह ये भी थी। तो जब आपके आसपास दलित वोट है, जब उन्हें लगेगा मायावती तो कोई फाइट में नहीं है और कांग्रेस की तरफ से एक PM दलित आ सकता है, तो दलित वोट कहाँ जाएगा?
नेचुरली बात है, कहाँ जाएगा? बिल्कुल, सपा के साथ तो नहीं जाएगा, बिल्कुल। पहले भी नहीं गया, तो वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा ना, दलित वोट, यानी बीजेपी की तरफ तो नहीं जाएगा ना। तो बहुत बड़ा स्टेक है वोट का वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका ये इनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि अगर खड़गे को पीएम के बतौर प्रोजेक्ट करते हैं तो गठबंधन बहुत मजबूत कंडीशन में आएगा और साथ कई स्टेट में आएगा एक साथ। तो फिर मोदी जी जैसे ही 250 से नीचे सीट रहेंगी, मोदी जी का जलवा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब भाजपा को गठबंधन की जरूरत पड़ेगी उनके साथ मोदी जी नहीं जुड़ पाएंगे, वो मोदी जी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। खुद बीजेपी में कंडीशन ही आ जाएगी, फिर बहुत सारे दावेदार, गडकरी है, राजनाथ सिंह है, बहुत सारे लोग सामने आएंगे। फिर अभी तक ये था ना कि मोदी जितवा के ला रहे हैं, सरकार अपने दम पे बना रहे हैं, ये है ना एक परसेप्शन। लेकिन अगर बहुमत से कम के आंकड़े पे आते हैं तो फिर बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू होगी, फिर गठबंधन के लिए तलाश करेंगे। अगर सरकार बनानी तो फिर ये लोग हाथ जोड़ते फिरेंगे इन गठबंधन के दलों के पास कि उनकी शर्तों पर करें। वाजपेयी जी ने किया तो था, उनकी शर्तों पर तो कर रहे थे वो काम। कांग्रेस ने 10 साल सरकार चलाई है, गठबंधन के आधार पर चलाई है ना, उनकी शर्तें मानते रहे ना। तो अब तक मोदी जी किसी की शर्त नहीं मानते ना, वन मैन शो है ना, फिर क्या करेंगे? फिर मोदी जी बेपत्थे में चले जाएंगे। फिर कोई और, अगर बीजेपी की सरकार बननी हो गठबंधन में, फिर कोई और सामने आएगा। ये गडकरी जी सर्वमान्य नेता है, उनको कोई विरोध नहीं करता, किसी पार्टी वाला नहीं करता, कोई उनके ऊपर हमलावर भी नहीं होता। आपने देखा विपक्ष उनके ऊपर हमलावर नहीं होता, पूरा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मोदी के ऊपर हमलावर होता है, वन मैन शो है। बिल्कुल। तो ये स्थिति आएगी फिर। गडकरी जी खुश भी है लोग। हाँ, जो हालांकि बड़ी विडंबना है, बड़ी विद्रूपता भी है ये भी भारतीय राजनीति करप्शन की भी, कि जो जिसको सबसे बड़ा ये विकास का मॉडल बताते हैं कि हमने इतनी सड़कें बनवाई, हमारे आसपास भाजपा को लेकर क्या चीज़ आती है? या तो हिंदू मुस्लिम या फिर सड़कें तो दिखती हैं, इतनी रोड बनवा दी, ये तो सब गडकरी तो बनवा रहे हैं। वो अलग बात है कि इसको लेकर हिंदुस्तान बहुत कर्ज में है आज, बिल्कुल, NHAI बड़ी बुरी स्थिति में है, लेकिन यही तो एक मॉडल है जो दिखाते हैं विकास के, इसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना कहीं पे भी। तो उसको लेके तो गडकरी जी का अपर एंड है। अगर ऐसा होगा तो फिर गडकरी जी आएंगे ना बीच में सामने, देखते हैं क्या होता है। नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी अमित शाह जी नहीं पहुंचे, कुछ कारण आपको नजर आते हैं? फिर देखिए, जहाँ मोदी होते हैं वहाँ कोई और नहीं चाहिए आसपास। राजनाथ भी नहीं थे, गडकरी, कोई भी बड़ा लीडर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी थी। और योगी जी इसलिए थे कि अयोध्या यूपी में है और वो यूपी के CM है, नहीं तो वो भी ना होते, वो भी बहुत दूर थे। और सबको एक बात और मैं कई बार सोचता हूँ कि योगी जी और मोदी जी के बीच में 36 का आंकड़ा सबको पता है, ये कुछ छुपी बात नहीं है। जो जानकार राजनीतिक सबको पता है कि बीच में 36 का आंकड़ा जबरदस्त तरीके से है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अमित शाह तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते योगी जी को, और योगी जी कम से कम इतने मूर्ख पॉलिटिशियन नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस बार मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बन गई तो आपका क्या होगा। योगी जी को फिर अपना भविष्य पता है, वो ही होगा जो शिवराज चौहान का हुआ है, या जो वहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ है, या आपका राजस्थान में हुआ है वसुंधरा राजे सिंधिया का, तो वही फिर योगी जी का भी होगा। तो योगी जी क्यों चाहेंगे कि मोदी की पूरी बहुमत की सरकार आए? योगी जी कब मजबूत होंगे? जब भाजपा कमजोर होगी। ये कभी राजनाथ सिंह के साथ हुआ था, आप नोट करें। जितनी बीजेपी कमजोर होती चली गई, उतने राजनाथ सिंह मजबूत होते चले गए थे। तो यूपी का परसेप्शन हुई है, जितना भी केंद्र की सरकार कमजोर होगी उतने यूपी का जो भी लीडर होगा मजबूत होगा। तो योगी जी क्यों चाहेंगे कि यहाँ मोदी जी मजबूत हों? वो क्यों चाहेंगे पूर्ण बहुमत की स्थिति में जाएं? कुछ तो वो भी करेंगे ना, तो बच्चे तो है नहीं, शातिर पॉलिटिशियन है अब तो वो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं, ईमानदार हैं योगी जी, जी। अक्खड़ भी है, ईमानदार भी हैं। देखो क्या करते हैं, क्या होगा। यूपी का सिस्टम अजीब ही रहेगा, मतलब घटत की तरफ रहेगा मुझे। हाँ बिल्कुल, सीट घटेंगी यूपी। फेयर चुनाव होगा तो पक्का सीट घटेंगी। अगर फेयर चुनाव हुआ ना बिल्कुल, या बैलेट से हो गया या फेयर चुनाव हो गया, तो पक्का मानिए अनिरुद्ध भाई कि भाजपा की सीट 200 से भी कम हो जाएंगी फेयर चुनाव में तो। और 200 सीट से कम रही है गठबंधन, इंडिया गठबंधन में, फिर इंडिया गठबंधन दावा पेश करेगा। अगर गठबंधन में दरारें रही, अलग अलग लड़े, तो फिर तो भाजपा वैसे भी जीत जाएगी। लेकिन एक चीज़ और भी होगी कि अगर उनकी 150 सीट भी आई तो तब भी सरकार बना लेंगे। फिर वो कैसे? सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस 150 सीट ना आई तो भाजपा की, तो कांग्रेस 150 सीट नहीं लाई, भाजपा ले आई, भाजपा रहेगी ना। तो न्योता किसे मिलेगा सरकार बनाने का? भाजपा को। नेचुरल बात है, फिलहाल मोदी जी को ही मिलेगा। उसके बाद मोदी जी कितनी तोड़फोड़ नहीं कर सकते,
जो कहा जहाँ उनकी एक भी सीट नहीं वहाँ सरकार बनाने की हैसियत में होते हैं, तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि फिर वो क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा। भाजपा को हराना, भाजपा को सत्ता से बाहर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक हिंदू मुस्लिम वाला भी तो बड़ा फैक्टर है ना। हर जहाँ तक मैंने देखा है कि जो व्यक्ति इस विषय पर बात नहीं करना चाहता था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं चाहे 1% है, लेकिन वो आ गया है कि हाँ यार हिंदू मुस्लिम नहीं है। और ये जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा दिखता है ये फैक्टर। मुस्लिम आबादी जैसा हमारे वेस्ट यूपी में यहाँ ज़्यादा दिखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इसके फैक्टर के बावजूद भी आपकी कैराना सीट से मुस्लिम कैंडिडेट जीता है 2 बार। इसी 2009 के बाद ही तो हुआ सारा ये। 2009 में मुस्लिम कैंडिडेट जीत गया था ना यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम तब तो कर चुके थे, शुरुआत तो हो चुकी थी ना। चलिए 14 में हुकम सिंह जीत गए, उपचुनाव में कौन जीता था यहाँ से? फिर मुस्लिम ही क्यों जीत गया? हिंदू मुस्लिम का फैक्टर यहाँ बहुत होना चाहिए था। अभी आपकी 3 विधानसभाएं क्यों जीत गया विपक्ष? तब कहा गया हिंदू मुस्लिम फैक्टर। खतौली क्यों जीत गया विपक्ष? तब कहा गया हिंदू मुस्लिम फैक्टर। इस तरह ये फिनोमिना ज़्यादा है, जी असलियत इतनी बड़ी नहीं है। आम हिंदू, आम मुसलमान, मतलब आप खासतौर पर आम हिंदू बहुत ज़्यादा फिरकापरस्त नहीं है। ये स्थिति नहीं है, तो आपके सामने रिजल्ट है, बताते तो हैं। अब इसमें कुछ ये परसेप्शन बनाते हैं, कुछ ईवीएम का खेल हो जाता होगा जैसे कि लोग कहते हैं, पता नहीं है कि नहीं है। लगता तो है कि है। जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह के जो वकील आप प्रूफ दे रहे हैं, वो तो लगता है कि हाँ जरूर खेल रहा होगा। जो कैलकुलेशन कुछ है, वोट कितने डलते हैं कैलकुलेट होगा, कुछ और निकलते, ज़्यादा वोट निकलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा जरूर। यूपी में 71 लाख डुप्लीकेट वोट थे, उसने माना चुनाव आयोग ने। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 1,66,00,000 वोट खत्म कर दिए, हटा दिए उनको, तो इसका मतलब था ना। और कितने लाख से हारी सरकार अखिलेश की यूपी में? 71 लाख वोट डुप्लीकेट थे, किसने बनवाए, किसको मिले? अगर 30 लाख भी वो भाजपा को मिल गए, अखिलेश को कितने वोट की कमी रही थी? 5 लाख की तो कमी रही थी जी सरकार बनाने में। तो बड़ा कोई खेल रहा होगा ना जरूर। अब इसमें देखते क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, रणनीतियाँ तैयार होती जाएंगी। इंडिया गठबंधन उसके बारे में क्या सोचता है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं है, उनका भी गठबंधन है। और हम ये कोशिश करते रहेंगे गांव दर गांव जाकर जानने की कि अब की बार भारत में कौन प्रधानमंत्री का दावेदार है और प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए। क्या दावे करेंगे और क्या उन पर खरा उतरा जाएगा। जिस तरीके से करोड़ों की नौकरी और बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई, वो पूरी नहीं हुई। किसानों की पूरी मांगें नहीं पूरी हुई और मज़दूरों को कुछ मिला नहीं, युवाओं को रोज़गार मिला नहीं। क्या वो मुद्दे इंडिया गठबंधन फिर से पूरा कर पाएगा? खतौली एक ऐसी सीट थी जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक जिताया था, लेकिन जैसे ही उपचुनाव हुआ उसके बाद जितने जोर पार्टी ने लगाए और खासकर जयंत चौधरी ने जितने जोर लगाए, आज वहां गठबंधन का विधायक है, मदन भैया वहाँ से विधायक हैं खतौली से। और इस तरीके से अगर गठबंधन करता है तो शायद जीत मिल सकती है। बाकी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्षेत्र से जुड़ी खबरें आप तक आती रहेंगी। आप जुड़े रहें गाम गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।